Welcome to the second part of the question. So we have stopped here. Question was done. Explaining the question was done. Now we will start with the solution. Solution के लिए let us go to the schedule number 1. Schedule number 1 क्या है? Schedule number 1 है कैपिटल. तो क्वेश्चन में देखो कैपिटल के बारे में कुछ दिया है क्या? कैपिटल के बारे में whether about the share capital is it given in the question? Yes. कैपिटल देखो इधर दिया है. कैपिटल में ऑथराइज भी है, इशूड भी है, सब्सक्राइब भी है एंड पेड अप भी है. सबके सब सेम है. जितना ऑथराइज है, जितना कंपनी का लिमिट है, उतना पूरा शेयर जो है इशू हो चुका है. जितना ऑथराइज है उतना इशू हो चुका है. जितना इशूड है उतना सब्सक्राइब्ड हो चुका है. जितना सब्सक्राइब्ड है उतना पेड अप हो चुका है. उसका नंबर क्या है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹50 ईच. 50 lakhs पर हम 3 जीरो तो माइनस करते, 3 जीरो ओमिट करते. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज्ड स्ट्रोक issued stroke subscribed stroke paid up. कितना है ये? अमाउंट was how much? 1 lakh shares of ₹50 each. ये 50 lakhs होता है, लेकिन हम क्योंकि 3 जीरो माइनस करते हैं, हम इसको बोलेंगे 5000. 3 जीरो डालते तो ये हो जाते 50 lakhs ना. लेकिन 50 lakhs तो हम हर बैंकिंग सम में क्या करते? 3 जीरो ओमिट करते. तो यहाँ पे भी हम 3 जीरो ओमिट किया तो हमें मिला 5000. तो पहला शेड्यूल हो गया 5000. अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल नंबर number 2, that is reserves and surplus. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैट्यूटरी, इसको रिजर्व फंड बोले तो भी चलेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड बोले तो भी सेम ही है. रिजर्व फंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड कितना है देखो क्वेश्चन में. गो टू द क्वेश्चन एंड सी हाउ मच इज द रिजर्व फंड. एक लाइन ऊपर ही है, कैपिटल के ऊपर ही है रिजर्व फंड, 62,50,000. पर इसमें से हम क्या करते? 3 जीरो कम करते तो ये हो जाएगा 6250. 3 जीरो कम करने पे ये हो जाएगा 6250. यहाँ लिखेंगे 6250. इसमें हमें 6250 और इसमें हमें क्या ऐड करना है? ऐड करना है करंट ईयर ट्रांसफर. जो 25% का ट्रांसफर रहेगा ना, ये इधर आएगा. पर ये अभी हमें नहीं मालूम कितना ट्रांसफर हुआ है, बिकॉज हम जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जब हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा तो ही हम 25% निकालेंगे तो हमें ये आ जाएगा. इसके साथ यहाँ पे एक और चीज आता है, वो होता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. ये जो बोलते हैं ना बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कब पता चलेगा? जब हम दूसरा सम करेंगे तभी हमें पता चल. जब हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे
तभी हमें पता चल सकता है। तो मैंने इसका टोटल के लिए एक लाइन छोड़ दिया है। तो लेट मी राइट डाउन हियर टोटल। जब हमारा इसका इनकम्प्लीट है इसका पूरा चीज, तो हम इसको टोटल कैसे करेंगे जब हमें करंट ईयर ट्रांसफर नहीं मालूम, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट नहीं मालूम, तो हम इसको टोटल कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली चले जाते हैं शेड्यूल 3 में चले जाते हैं। शेड्यूल 3 है, ध्यान में रखो, शेड्यूल 3 है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में हमारे पास करंट डिपॉजिट है, और करंट डिपॉजिट में जो क्वेश्चन में करंट डिपॉजिट दिया है उसमें ओवरड्राफ्ट माइनस किया हुआ है, पर हमें ओवरड्राफ्ट माइनस नहीं करना, हमें अलग से दिखाना है। तो ये जो करंट डिपॉजिट है ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली नेट करंट डिपॉजिट है। एक्चुअली क्या है? नेट करंट डिपॉजिट, मतलब इसमें से ओवरड्राफ्ट माइनस हो चुका है, पर हमें तो ओवरड्राफ्ट माइनस नहीं करना है करंट अकाउंट में, हमें उसको अलग से शो करना है कि दैट इज ओवरड्राफ्ट करके, क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट के लिए एडवांसेस करके एक हेड है, शेड्यूल है, जहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन सब अलग से बताते हैं। तो डिपॉजिट में माइनस करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे तुम लोग ने ना फाइनल अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट देखा होगा, रेंट पेड में कभी कभी जब हम सबलेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरे पास है फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 रूम है अटैच, जो मैं एक ही वक्त में दोनों रूम यूज नहीं करती हूँ मेरे बिजनेस के लिए, तो एक रूम मैंने किसी और को सबलेट कर दिया, तो उससे जो रेंट मिलेगा वो मेरा इनकम है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो मैं रेंट पे कर रही हूँ उसमें से मैं वो रेंट जो रिसीव हो रहा है वो माइनस करके दिखाती हूँ। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो रेंट पेड अलग से दिखाते हैं, और जो सबलेटिंग से रेंट मिला है वो अलग से दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी करंट डिपॉजिट में ओवरड्राफ्ट को माइनस करके दिखाया हुआ है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। फाइनल अकाउंट निकालते वक्त, हमें करंट डिपॉजिट का पूरा अमाउंट चाहिए, और ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हम पूरा अलग से लिखेंगे, तो माइनस करके नहीं चाहिए। तो ये 2,27,50,000 में 42,50,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 42,50,000। अब 2,27,50,000 में 42,50,000 ऐड करो, 42,50,000 ऐड करो, तब हमें मिलेगा 2,70,00,000। तब हमें करंट अकाउंट का वैल्यू मिलेगा 2,70,00,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,70,00,000 में जब 3 जीरो माइनस करते हैं तो वो 27,000 हो जाता है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे और कौन सा 2 चाहिए? हमें और 2 जो क्वेश्चन में दिया है, सेविंग डिपॉजिट, और दूसरा दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, वो दोनों का अमाउंट भी चाहिए। तो एक साथ देख के लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। हाईलाइट किया है 82,60,000, 3 जीरो माइनस करेंगे तो 8260 हो जाएगा, और 17,590, इधर 3 जीरो कम कर देंगे तो 17,590 हो जाएगा। तो दोनों लिखते 8260, 8260, 8260 और 17,590, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल आ जाएगा शेड्यूल नंबर 3 का। क्या टोटल आएगा? 52,850 आ रहा है आप लोगों को भी? 52,850, ये तीनों को ऐड करने पे। तो अब हम लोग जा सकते हैं हमारे नेक्स्ट शेड्यूल में, जो कि है शेड्यूल 4।
borrowings. So this is a very lengthy, sorry, this is a very lengthy chapter. इसमें और अगर एग्जाम में आपको ऐसा सम आया जिसमें दोनों प्रिपेयर करना है, लास्ट सम में भी हमने ऐसा टाइप वाला ही सम किया जिसमें दोनों था, अभी भी हम ऐसा वाला सम करें जिसमें दोनों, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया है, डेप्ट ड्यू टू बैंक, हमने कोई तो बैंक से डेप्ट लिया है, सब बोरोइंग, उसके अलावा हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, हमें और किधर भी बोरोइंग्स नहीं मिला, तो 3 0 ओमिट करेंगे, 3 0 ओमिट करेंगे तो 6100 हमें मिलता है बोरोइंग्स. सो बोरोइंग्स में ड्यू फ्रॉम बैंक, डेप्ट्स ड्यू फ्रॉम बैंक दिया है ना, ऐसे फुल लिखना है तो वैसे लिखो, डेप्ट्स ड्यू फ्रॉम बैंक, कितना अमाउंट है 6100, इसको जब टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा 6100. इसके बाद सॉरी, इसके बाद शेड्यूल नंबर 5 है हमारे पास. शेड्यूल नंबर 5 इज अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस. अदर liabilities and provisions. So other liability and provisions में हम ऊपर जाते, कुछ इंटर बैंक एडजस्टमेंट था, इंटर बैंक एडजस्टमेंट में क्रेडिट आया था, ब्रांच एडजस्टमेंट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको. ये है 22,77,500. तो ये 500 के वजह से राउंड ऑफ हो जाएगा 2278. पहले तो ये लिख लेते हैं, पहले तो ये है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं इंटर, ये असेट साइड में भी आ सकता है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, पर तभी क्रेडिट के बदले में लिखा रहेगा डेबिट, क्योंकि असेट हैज अ डेबिट बैलेंस. इंटरेस्ट ऑफिस एडजस्टमेंट इज 2278. फिर इसके बाद वापस लेट अस गो टू द क्वेश्चन, व्हाट एल्स इज देयर. इसके अलावा और कौन सा चीज है जो इधर आएगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर जो है नॉर्मली क्रेडिट बिल्स पेबल होता है, तो बिल्स पेबल के लिए अलग से हेड है ये, लेकिन क्रेडिटर्स करके बैंक में, अब बैंक किससे पैसा लेगा, हु विल बी बैंक्स क्रेडिटर्स. नॉर्मली ये वर्ड क्रेडिटर्स बैंकिंग में नहीं आता, लेकिन बिकॉज दे हैव गिवन हियर वी विल बी राइटिंग इट अंडर अदर्स. अदर्स में ही सब आ जाएगा. एक तो है creditors 2,28,2,27,500. 500 की वजह से 228 हो जाएगा, ये 3 डिजिट कम करके. तो इधर लिखेंगे अदर्स में क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है. और कुछ है क्या, लेट अस सी एनीथिंग एल्स इज देयर. See, there is a one typing error from me. I have forgot to write one thing here. That is, let me write it here in the question. It is there, but I have forgot to write here. That is rebate on bill discounted 7,500.
7,500 का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये क्वेश्चन में है लेकिन लिखते हुए मेरे से ये रह गया लिखना, बस टाइपिंग फ्रॉम द बुक टू द वर्ड, MS वर्ड, समटाइम्स इट हैपेंस। तो यहाँ पे क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 7,500 ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? मीन जब भी हम, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं जब बिल डिस्काउंट करती हूँ तो वो बिल का एक ड्यू डेट होता है, अगर वो ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करे तो ये हो जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें नेक्स्ट ईयर का इनकम भी अभी मिल गया, दैट इज प्रीपेड इनकम। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मींस प्रीपेड डिस्काउंट, और प्रीपेड डिस्काउंट इज प्रीपेड इनकम इज अ लायबिलिटी, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस हम असेट मानते हैं, तो प्रीपेड इनकम क्या होता है, लायबिलिटी। तो एक और चीज इधर अदर्स में आएगा, सब लायबिलिटी को अभी यहाँ पे खत्म करना है बिकॉज और कोई लायबिलिटी का हेड नहीं है, तो इधर एक और चीज आ जाएगा, वो है रिबेट। रिबेट ऑन बिल्स। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 228 ना, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 228। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स है 5 लाख, 30 कम किया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है 7.5, 7,500 को कितना लिखेंगे, 500 को राउंड ऑफ करके 30 कम करना है ना, 7,500, जैसे ऊपर से बता देती हूँ तुम लोग को, 7,500, 7,500 में 3 डिजिट कम कर दिया, तो अगर ये 300 होता तो 7 ही लिखते, पर क्योंकि ये 500 है, इसके वजह से राउंड ऑफ करते वक्त हम 7,500 को 8,000 बोलेंगे, तो मैंने 8 लिख दिया इधर। अब ये तीनों को ऐड करके बताओ इधर कौन सा अमाउंट आएगा। 228 प्लस 500 इज 728, 728 प्लस 8 is 728 is 736। तो ये दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस अमाउंट, 3014, ये हो जाएगा टोटल। इसके साथ लाइबिलिटी इज डन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट शेड्यूल, दिस इज असेट के लिए जो शेड्यूल बना है, शेड्यूल 6, कैश एंड बैलेंस विद RBI। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI, मैंने बैलेंस विद RBI तो नहीं देखा पूरे क्वेश्चन में, हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया कि द बैलेंस विद RBI तो नहीं है, लेकिन कैश इन हैंड इज देयर। तो ये 500 को जब 3 डिजिट कम करेंगे तो 653 हो जाएगा, 654, मतलब ये 6,54,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कितना हो जाएगा ये, 654। तो इधर लिखेंगे टोटल सेम, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस विद RBI है ही नहीं है क्वेश्चन में। तो शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 is balances
पहले देखो ये बैंक का असेट्स है लिक्विडिटी बेसिस में, सबसे लिक्विड है कैश इन हैंड एंड बैलेंस इन आरबीआई। फिर दूसरा जो दूसरे बैंक में हमारा बैलेंस है, तो बैलेंसेस विद बैंक्स मतलब अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो मेरे हमने ये दोनों चेक किया है। कैश एट बैंक भी है, फिर से मैं तुम लोग को दिखाऊंगी, कैश एट बैंक भी है और मनी एट कॉल भी है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस दोनों है। कैसे पता चला? हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त कैश एट बैंक, ये कैश एट बैंक है 30 लाख, 3,000 हो जाएगा 30 कम होने के बाद। और मनी एट कॉल, इधर देखो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी है और बैलेंसेस इन अदर बैंक भी है। ये 750 है और ये 3000 है, तो दोनों लिख लेते हैं। 750 है और 3000, तो हमें दोनों है यहाँ पे, जैसे मैंने दोनों देखा हुआ था इसलिए डिस्कस करते वक्त। तो ये है 3000 और ये है 750, दोनों को ऐड कर लिया हमने तो ये हो जाएगा 3750। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल 8, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 8 इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तो पहले लाइन में दिया हुआ ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा ढूंढना नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। देखो सबसे ऊपर में दिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और शेयर्स है। ये है, इसमें से 1,70,00,000 में 30 कम करेंगे 17,000 हो जाएगा, और 79,50,000 में 30 कम करेंगे 7,950 हो जाएगा। तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में हमारे पास है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा है इन शेयर्स। दोनों हमारे पास है, एक है 1,70,00,000 17,000 30 कम करने के बाद, और दूसरा 79,50,000, इसमें से भी 30 कम किया तो 7,950। अब यही दो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इन दोनों का टोटल किया हमने तो कितना हो जाएगा 24,950। इसके बाद हमारे पास है शेड्यूल 9 विच इज इक्वल टू एडवांसेस। यहाँ पे हम लोग एक तो लिखते हैं बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, एक ये लिखते हैं हम। इसमें क्या आता है? ये आता है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। फिर आता है क्या? लोन्स कोमा कैश कैश क्रेडिट एंड ओवर ड्राफ्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन में है, तुमने दोनों देखा है। यहाँ पे देखो एक के नीचे किसको हाईलाइट भी किया है। लोन एंड कैश क्रेडिट इज 2,08,50,000, जिसमें हम 42,50,000 ऐड करेंगे। करो 2 करोड़, पहले ये अमाउंट लिख ले क्योंकि इसमें कुछ भी एडलेस नहीं करना। बिल्स डिस्काउंटेड में सिर्फ क्या करना है, 1,77,50,000 में 1,77,50,000 में कितना माइनस करना है? 30 निकालना है, तो ये 17,750 हो जाएगा। 17,750, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ 17,750। और
कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में हमें एक तो 42, यहाँ पे उसका इधर ही लिख लेते हैं कितना अमाउंट है, छोटा करके 3 0 माइनस करके ही कर लेते हैं। 3 0 माइनस करो तो ये हो जाएगा 2850, 2850। तो इधर हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं ब्रैकेट में 2850, फिर 2850 में प्लस 42,50,000 ना, ये हो जाता है 42,50,000 में कितना जीरो माइनस करना है, 42,50,000 में 3 जीरो माइनस करना है, तो ये हो जाता है 42 प्लस 0 और माइनस इसमें से माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि क्वेश्चन में दिया है 50,000। 50,000 मतलब 3 जीरो कम किया, किधर दिया है 50,000, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में ही दिया है दोनों भी, डाउटफुल डेट 50,000 और ओवरड्राफ्ट 42,50,000। तो 3 जीरो कम करके 4050 एंड 50, तो ये माइनस करने पे हमें क्या आंसर आता है, हमें आंसर आता है 25,050। इसके साथ एडवांसेस इज डन एंड एडवांसेस का अमाउंट आएगा 42,800। एडवांसेस के बाद अभी है शेड्यूल 10, जिसको हम बोलेंगे शेड्यूल 10 में फिक्स असेट। फिक्स असेट में एक लैंड एंड बिल्डिंग है और दूसरा फर्नीचर फिक्सचर है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा देयर इज लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 15 lakhs, 3 जीरो कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। और हमारे पास है फर्नीचर फिक्सचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट 2,50,000। डिप्रिसिएशन इस एक्सपेंस मतलब पीएनएल अकाउंट में आ गए, प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं है, ये डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सिंपल एक्सपेंस है। तो 250, 15,000 1500, बिकॉज से 15 लाख है, 3 जीरो कम करेगा तो 1500 हो जाएगा। तो फिक्स असेट में सबसे इम्पोर्टेंट, फिक्स असेट में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीमाइसेस, जो हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है ये 1500, 15 लाख में से 3 जीरो कम किया। फिर दूसरा हमारे पास है अदर असेट्स। अदर असेट्स में हमारे पास, अदर असेट्स को ऐसे लिख, अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स असेट में हमारे पास है फर्नीचर और उसका अमाउंट है 250। कुछ एडिशन नहीं है, कुछ डिडक्शन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750। इसके बाद हमारे पास है शेड्यूल 11 अदर असेट्स। शेड्यूल 11 अदर असेट्स में
हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट है, ये देखो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, 4,37,500, ये 438 हो जाएगा। इंटरेस्ट accrued on इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 438, और हमारे पास है अदर बैंकिंग असेट्स, ये कितना है? अदर बैंकिंग असेट्स 25,000, सॉरी, अदर बैंकिंग असेट्स है 25,000, अदर बैंकिंग एसेट है 25,000। बोलते हैं कि लेकिन है ना, इसका जो लॉस हुआ है इसको बेच के वो एडजस्ट नहीं हुआ है, तो अदर बैंकिंग एसेट्स 25,000 का है, इसमें लॉस कितना हुआ है? लेस लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू, सॉरी 25,000 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 0 माइनस करना पड़ेगा, तो लॉस कितने का है? 7 का। अगर 18,000 में ये असेट को सेल करेंगे तो कितने का लॉस होता है? 27,000 के असेट को 18,000 में सेल करेंगे तो 7,000 का लॉस है। सो हमारे पास इधर बाहर बचेगा 18, सो 438 प्लस 18 करो, ये हो जाएगा 'I have to just move it little down so that ये सब एक साथ आ जाए। तो ये हो जाएगा 456। इसके बाद लास्ट वन, बैलेंस शीट में जो लेकिन टोटल में नहीं आता, इसको बोलते हैं शेड्यूल 12 से इट इज वेरी लेंदी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी मैंने दो जगह तुम लोग को बताया कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। एक तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट 10 लाख, दैट इज 1,000 लिखना पड़ेगा। क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट, सो claims against the banks not acknowledged as debts 1,000, बिकॉज जब तक बैंक को ये डेप्ट नहीं हो जाएगा, कंफर्म डेप्ट नहीं हो जाएगा, बैंक विल नॉट हैव टू पे दिस, सो दिस बिकम्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जब तक ये रहेगा, जब ये अगर बैंक को पे करना पड़ा तो बैंक विल पे, डेप्ट हुआ तो बैंक विल पे, अदरवाइज बैंक विल नॉट पे इन दिस ईयर, मे बी इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, जब भी डेप्ट हो जाएगा तब।
उसके अलावा कुछ और है, एक और है देखो, कस्टमर्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस। कस्टमर का ने अगर लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया तो टेंशन नहीं है, पर अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दिस विल कम अंडर द बैंक। सो एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन बोलते हैं इसको। एक्सेप्टेंसेस में इसको सिर्फ इतना लिख रही हूँ इधर, ये क्या है, एक्सेप्टेंसेस। ये व्हाट कैन वी कॉल इट, एक्सेप्टेंसेस। कितना है, 75,84,000। सो इसको बोलेंगे 7584। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 8584। इस ये हो गया लाइबिलिटी के शेड्यूल नंबर 11 तक। लाइबिलिटी के 5 शेड्यूल, असेट के 6 और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मिलाकर 12। इसके बाद हम लोग को आता है शेड्यूल 13, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। इंटरेस्ट अर्न्ड मीन्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 29 लाख, 30 कम कर देंगे तो हो जाएगा 2,900। सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो इंटरेस्ट अर्न करते मतलब इंटरेस्ट रिसीव करते, इंटरेस्ट रिसीव क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 2900। तो इसका टोटल विदाउट वेस्टिंग टाइम 2900। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल 14 अदर इनकम। अदर इनकम में एक तो है कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज। कमीशन एंड एक्सचेंज इंटरेस्ट के नीचे ही दिया है, कमीशन एंड एक्सचेंज रिसीव्ड 8,77,500। अब 500 के वजह से ये 8,77,500 हो जाएगा 8,78,000। 500 के वजह से एक डिजिट ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज एंड कमीशन। एक और इनकम है एक्सचेंज, इधर है एक्सचेंज एंड कमीशन 878। ये हो गया। इसके बाद कुछ लॉस है, लेस लॉस ऑन सेल, लॉस एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट। कितने का लॉस था, 7,000 का लॉस था। टोटल शेड्यूल नंबर 14 कितना हो जाएगा, 871। अब इसके बाद शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट पेड करके कुछ है क्या, देखो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट
पेड, सी दिस वन, इंटरेस्ट पेड 6 लाख, 3 जीरो कम कर दिया तो 600, सो इधर आ जाएगा